Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से मुतल्लिक हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, तो ये लेक्चर भी हमारा इसी चैप्टर में से होगा, केमिकल बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट विल नो अबाउट आयोनिक बॉन्ड एंड स्टूडेंट विल नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड आर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, सो आयोनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड द अट्रैक्शन डेट binds oppositely charged ions together is termed as electrovalent bond or ionic bond। ये कहता है कि एक ऐसी अट्रैक्शन जो दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज एटम आइंस को आपस में जोड़ कर रखे। यानी कि आप इसको सिंपल डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं, द बॉन्ड बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, द बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एटम एंड नेगेटिव चार्ज एटम, द बॉन्ड बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज एटम। हम केटाइन और एनाइन की बात करें, केटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड एनाइन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो तीसरी जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, अपोजिटिवली चार्ज पार्ट एटम्स, यानी कि एक केटाइन एक एनाइन, पॉजिटिव चार्ज एटम एंड नेगेटिव चार्ज एटम। आप किसी भी तरीके से कहें, मगर बात सिर्फ ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, द बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एटम एंड नेगेटिव चार्ज एटम। यानी एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला होगा। अब आयोनिक बॉन्ड की अगर हम लोग फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सो इसकी पहली एग्जांपल आप लोगों के सामने मेंशन की हुई है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। आप ऊपर देख सकते हैं टॉप में सोडियम Na, जिसकी सिंबल है इट हैविंग 11 एटॉमिक नंबर। अगर इसका एटम नंबर 11 है तो जाहिर सी बात है इसमें प्रोटॉन 11 है। अगर प्रोटॉन 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, यानी सोडियम में इस वक्त ओनली 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्लोरीन हैविंग 17 एटॉमिक नंबर, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये क्या करेगी, यानी कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और वो 7 वाले 8 हो जाएंगे, यानी कि इनका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं, सोडियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट प्लस क्लोरीन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। जब दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम इज़ अ केटाइन एंड क्लोरीन इज़ अ एनाइन, यानी दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है इससे आप लोग कहते हो आयोनिक बॉन्ड। नीचे आप शेल्स के अंदर भी देख सकते हैं, एक तरफ सोडियम एटम और दूसरी तरफ क्लोरीन एटम। तो सोडियम का जो लास्ट शेल है, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन को। क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन को, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। यानी सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके पीछे 8 इलेक्ट्रॉन बच गए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका है। यानी इस एग्जाम्पल से आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अदर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपके पास एक तरफ क्या है, मैग्नीशियम है और दूसरी तरफ क्या है, ऑक्सीजन। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हैविंग 12 एटॉमिक नंबर, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, प्लस में आप लोगों के पास क्या है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, यानी मैग्नीशियम हैविंग पॉजिटिव 2 चार्ज एंड ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव 2 चार्ज। आप नीचे शेल्स के अंदर देख सकते हैं, एक तरफ मैग्नीशियम एटम बना हुआ है, मैग्नीशियम, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा ऑक्सीजन को, तो इसके पास पीछे सेकंड शेल में ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा और इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। दोनों का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और इनकी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ रही थी, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में आप लोगों ने देखा सोडियम वाली में। अगर क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव 2 चार्ज आती है। अब इस एग्जांपल से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे क्या हैं, क्या क्या खसूसियात हैं, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इन आयोनिक बॉन्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू से डेट एनी 2 आयंस आर बॉन्डेड टू ईच अदर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल। ये कहता है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन सी बात होती है, कहना नामुमकिन होता है कि 2 आयंस बॉन्डेड तो हों मगर वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें। बट इन द क्रिस्टल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल हो, द अपोजिटिवली चार्ज आयंस आर म्यूचुअली सराउंडेड बाय ईच अदर इन ऑर्डरली अरेंजमेंट। ये कहता है कि अगर आपके पास 2 अपोजिटिवली चार्ज आयंस हैं और वो आपस में म्यूचुअली सराउंडेड हों एक दूसरे से, तो उनकी एक मखसूस अरेंजमेंट बनती है। उसके बाद 10 आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये कहता है कि आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जस्ट लाइक अ टेबल साल्ट, जिसे आप लोग कहते हो सोडियम क्लोराइड इज़ द केमिकल नेम। टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट, जो हम लोग घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, आप सब लोगों को पता है कि वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, वो बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता या गैसेस फॉर्म में नहीं होता। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब कोई भी आयोनिक कंपाउंड उठा लें, जैसे कि हमने 2 एग्जांपल पीछे डिस्कस की हैं, सोडियम क्लोराइड की या मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सोडियम नाइट्रेट की करें आप लोग, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड हो, इसके अलावा आप लोगों के पास सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है, लिथियम आयोडाइड हो सकता है। मेनी आयोनिक कंपाउंड्स, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जितने भी आप लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये थी इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहता है, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द आयंस। ये कहता है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजूहत ये होती हैं कि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जो भी बॉन्ड आप लोगों के पास ऐसा हो जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एक तरफ से आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट किया जाए और दूसरी तरफ से एक्सेप्ट किया जाए, इस कंडीशन में जो कंपाउंड आप लोगों का प्रिपेयर्ड होता है तो वो बिल्कुल ही सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जितना ज़्यादा ठोस चीज़ होगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब एक कॉमन सी मिसाल आप लोग ले लें कि फॉर एग्जांपल एक तरफ आपके पास पानी है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, नमक है। तो दोनों को अगर आप हीट दें तो पहले बॉयल क्या होगा, वाटर। ऑथेंटिक सी बात है कि वाटर पहले क्या होगा, बॉयल हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज़ अ लिक्विड फॉर्म। आपको पता है सॉलिड स्टेट जो होती है वो पहले, अगर आप उसे हीट देना चाहते हैं तो सॉलिड स्टेट वाला वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन गैसेस, फिर बाद में गैसेस में कन्वर्ट होगा। यानी कि इनका आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से हाई होता है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहता है, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
एज द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें से कभी भी बिजली पास नहीं होती, क्योंकि उनके आयंस जो होते हैं वो कभी भी फ्रीली मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? इस कंडीशन में यानी कि भाई आप लोगों के पास एक तरफ कोई भी एनी साल्ट, कोई भी नमक हो, तो अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना चाहते हो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होगी। हाँ, शर्त यह है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोग पास करवाना चाहते हैं तो आप आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे इन वाटर। जैसे ही आप लोग आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ आयंस, आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है आसानी से। जैसे कि देखें, आप मेरी बात सुने, हमारे पास एक टॉपिक होता है यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। आप क्या करें, एक कंटेनर उठाएं, उस कंटेनर के अंदर आप लोग क्या करें, वाटर डालें, वाटर के अंदर आप क्या करें, साल्ट को डिसोसिएट करें यानी कि हल करें। जब आप साल्ट को उसके अंदर हल करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज में टूट जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में टूट जाएगी। आप 2 इलेक्ट्रोड प्लेट लगाएं, उसको कनेक्ट करें बैटरी के साथ। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ कैथोड, कैथोड प्लेट से अंदर इन होगी और विद द हेल्प ऑफ वाटर और आयंस वो जाएगी एनोड प्लेट की तरफ और वहाँ से बाहर। यानी कि ऐसा किस कंडीशन में होगा, जब आप आयंस को डिसोसिएट करेंगे। वो कभी भी अपनी मोल्टन कंडीशन में, ओरिजिनल स्टेट में कभी भी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर आपने आयनिक कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो आप लोग उसे मेल्ट करेंगे या फिर आप लोग क्या करेंगे, उसे वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे। अब जैसे ही वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे तो उसके आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या कहता है, यानी कि इसका मतलब ये कि भाई सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, मगर मोल्टन कंडीशन में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। भाई एक टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? एक 2 चीज़ें होती है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जस्ट लाइक अ वाटर, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। ये क्या कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड जो है वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट्स में हल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स खुद क्या होते हैं, पोलर होते हैं, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर हमेशा पोलर को ही डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर को ही डिसॉल्व करता है। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई देखें, वाटर क्या है, नॉन पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स क्या है, नॉन पोलर हैं, तो वो उसके अंदर आसानी से ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे। इस कंडीशन में आयनिक कंपाउंड जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, जस्ट लाइक अ वाटर। उसके बाद ये कहता है बट आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दीज सॉल्वेंट्स हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ETC। अब ये कह रहा है कि भाई आप अगर आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करना चाहते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे, क्योंकि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है लाइक वाटर। और आयनिक कंपाउंड कभी भी नॉन पोलर में डिसोसिएट नहीं होंगे, जैसा कि बेंजीन है, पेट्रोल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है। दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इनमें क्या होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि वो इनकमिंग लिगेंड को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसका पॉइंट है, दे आर मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ये थी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स। एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि भाई आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है।
उसके बाद ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड अगर आपके पास ओरिजिनल कंडीशन में है तो उनमें से बिजली पास नहीं होती, अगर आप उनको वाटर के अंदर डिसोसिएट कर देंगे यानी उनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाएगी। और उसके बाद ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड कभी भी नॉन पोलर में डिज़ोल्व नहीं होते, जैसा कि पेट्रोल हो, बेंजीन हो, वो पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं लाइक वाटर। और उसके बाद ये कहता है कि मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।